हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। भैया आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। और क्या हाल चाल है भैया आप सबके। मैं कमल कौशिक आप सभी के लिए आपका क्लास 7th का एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या मैं कहूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आ चुका हूं। क्योंकि बच्चों देखो, ये चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि ये चैप्टर क्लास 7th के जो पेपर होंगे तुम्हारे उनमें काफी अच्छे मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं क्लास 7th के नजरिए से ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अच्छे खासे नंबर का आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि यही सेम नाम से चैप्टर आपका क्लास 9th में है। जो चीजें आप यहां पर इस क्लास में पढ़ोगे वही चीजें आपको क्लास 9th में जाकर सिद्ध करनी है। मतलब जो तुम यहां पढ़ोगे उसे तुम सिद्ध करोगे क्लास 9th में जाकर। तो भाई सिद्ध तब करोगे जब बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर कहां से होगा, इस क्लास से क्लियर होगा, ठीक है। तो भाई देखो, त्रिभुजों की जो सर्वांग समता वाला ये चैप्टर है इसे मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो पहला पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे सर्वांग समता क्या होती है। क्योंकि त्रिभुजों की सर्वांग समता समझने से पहले हमें सर्वांग समता शब्द का मतलब समझना होगा। सर्वांग समता क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारा किस चीज के बारे में कि भैया सर्वांग समता के बाद हम बात करेंगे कि रेखाओं की सर्वांग समता क्या होती है, कोणों की सर्वांग समता क्या होती है। उसके बाद आएगा आज की क्लास में त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसके बाद जो पार्ट 2 बचा उसके लिए क्या जरूरी चीज मैंने छोड़ी है, इस चैप्टर का एक और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि है त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध। यह समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बच्चों जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैंने प्रॉमिस किया है कि भाई जैसे ही अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो तुरंत मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा आस्क मी एनीथिंग का पार्ट 2। तो बच्चों जल्दी से जल्दी अपनी इस क्लास को शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तुम्हारे क्लास 7th के जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं उन्हें बोलो शेयर करो इस चैनल को ताकि वो लोग इसे सब्सक्राइब करें और अपना क्या देख सकें, अपना बढ़िया तरीके से क्लास देख सकें। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं आस्क मी एनीथिंग का पार्ट 2। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करो ताकि हम लोग बातचीत कर सकें और मैं जान सकूं तुम्हारे बारे में, तुम जान सको मेरे बारे में, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर दो क्लास को और हम शुरू करते हैं भाई त्रिभुजों की सर्वांग समता का पार्ट 1। तो बच्चों सबसे पहले क्लास की शुरुआत बिल्कुल बेसिक सी बात त्रिभुज के साथ ही करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। भाई हमने ये पढ़ा है कि भैया देखो पिछली क्लास में समझाया था, दोबारा बता देता हूं। त्रिभुज क्या होता है भैया, 3 भुजाओं से घिरा बहुभुज हमारा त्रिभुज होता है, या 3 भुजाओं से मिलकर बना बहुभुज हमारा त्रिभुज होता है, या फिर आप कह सकते हो 3 भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज हमारी त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। त्रिभुज में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा त्रिभुज यहां पर नीचे बना भी देता हूं तो आपको और अच्छे से वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई मान लो अगर ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, तो बच्चों यहां पर हमारे 3 भुजाएं हैं। कौन सी, एक हो गई ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई सी ए। तो 3 तो बच्चों हमारी भुजाएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो 3 ही यहां पर हमारे कोण हैं, कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण बी ए सी, ठीक है। और 3 ही बच्चों हमारे यहां पर शीर्ष भी हैं, कोण शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, ठीक है। तो भाई ये है हमारा क्या, ये है बच्चों हमारा एक त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो सबसे पहले हमें त्रिभुजों की अगर सर्वांग समता को समझना है तो सबसे पहले हमें सर्वांग सम आकृतियों को समझना पड़ेगा कि सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है। तो भाई देखो तुम्हारी वो सारी आकृतियां जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, जिनका आकार बिल्कुल समान हो, जिनकी माप बिल्कुल समान हो, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो ये 2 सिक्के रखे हुए हैं, तुमने 1-1 रुपए वाले 2 सिक्के निकालो, ठीक है। 1-1 रुपए वाले 2 सिक्के निकालो या 5-5 रुपए वाले 2 सिक्के निकालो या 10-10 रुपए वाले 2 सिक्के निकालो, ठीक है। उन्हें देखो वो दिखने में भी एक जैसे हैं, उनका आकार भी एक जैसा है और उनकी जो माप है वो भी एक जैसी है। माप एक जैसी है कैसे पता चलेगा, तुम एक सिक्के को रखो और उसके ऊपर दूसरा सिक्का रख दो तो पहले वाले सिक्के को दूसरा वाला सिक्का पूरी तरीके से ढक लेगा, तो इसका मतलब उनकी माप भी बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी आकृतियां जिनकी माप और आकार दोनों ही चीजें बिल्कुल समान होते हैं तुम्हारे सर्वांग सम आकृति कहलाते हैं। जैसे कि ये दोनों सिक्के हो गए, या फिर अगर हम बात करें
तुम्हारा ताश की गड्डी जो होती है, ताशों की जो गड्डी होती है, कार्ड्स की जो गड्डी होती है, उनमें जो पत्ते होते हैं, उन्हें तुम देखोगे, तुम एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखोगे तो वो पूरी तरीके से पहले वाले पत्ते को ढक लेता है ना। तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, सर्वांगसम आकृति। ठीक है, ये तुम्हारे सर्वांगसम होंगे आपस में, क्योंकि सारे कार्ड्स बिल्कुल समान माप के होते हैं और समान आकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो आकृतियां जो कि बिल्कुल समान माप की होती हैं और समान आकार की होती हैं, तुम्हारी सर्वांगसम आकृति कहलाती है। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, तुमने और कहां कहां देखी हैं सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी सर्वांगसम है। ठीक है, एक और मैं उदाहरण देता हूं जो तुम अपने घर में देख सकते हो। तुम्हारा सेम ग्लास का जो सेट होता है, ठीक है, देखा ना मम्मी जो ग्लास के सेट खरीद के रखती है कांच वाले ग्लास के, वो बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे होते हैं और उनका आकार और माप भी एक जैसी होती है। तो वो भी क्या है, वो भी सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस तरीके के उदाहरण मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से और ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो कि आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सर्वांगसमता तो मुझे समझ में आ गई क्या होती है। सर्वांगसमता वो है जहां पर आपका आकार भी बराबर होगा, मतलब आकार दिखने में एक जैसे होंगे वो दोनों, और उनकी माप भी समान होगी, वो सर्वांगसम हो गए। समझ में आ गए। ठीक है, उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ही बताओगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज पर चलने से पहले त्रिभुज किस किस के मिलकर बना है, शीर्ष, रेखा और कोण से, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा किस चीज की, हमारा सर्वांगसम रेखाओं की, कि सर्वांगसम रेखा कौन सी होती है। तो बच्चों देखो, अभी मैंने बात बताई आपको कि वो रेखा है जो कि भैया, अभी मैंने आपको बताया कि वो आकृतियां जो कि आकार में समान होती है, ठीक है, और दिखने में आकार में समान है, माप में भी समान है, वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। तो सेम चीज जाती है बच्चों आपका सर्वांगसम रेखाओं के साथ। अब मान लो ये दो रेखाएं हैं हमारी, ए बी और सी डी। तो बच्चों अब अगर मैं मान लो ए बी को उठाकर सी डी के ऊपर रख देता हूं, मान लो मैंने ये ए बी को उठाया और सी डी के ऊपर रख दिया, चलो भाई उठाते और सी डी के ऊपर रख देते हैं, बिल्कुल ये रख दिया। तो अब आप देखोगे जो ए बी रेखा थी, जो ये वाली हमारी ए बी रेखा थी, इस ए बी रेखा ने इस सी डी रेखा को पूरी तरीके से ढक लिया, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, पूरी तरीके से ढक लिया, यानी कि जो आपकी ए बी रेखा थी वो बिल्कुल सी डी रेखा के बराबर थी। ठीक है, जो आपकी ए बी रेखा थी वो बिल्कुल सी डी रेखा के बराबर थी। तो भाई ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हो इन दोनों का माप भी बिल्कुल समान है और आकार भी बिल्कुल समान है। तो बच्चों ऐसी रेखाएं जिनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होती है या फिर जिनकी माप बिल्कुल बराबर होती है, वो सर्वांगसम रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर हमारी ये जो दोनों रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इससे अगर आप देखोगे तो आपकी एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरीके से ढक रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सर्वांगसम रेखा हो गई, यानी कि वो रेखाएं जिनका माप बिल्कुल बराबर होता है एक दूसरे के, आपकी सर्वांगसम रेखा कहलाती हैं। एक उदाहरण और दिखा देता हूं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये रेखा है तुम्हारा ए बी और ये है सी डी, या फिर एक काम करते हैं, ए बी सी डी तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसे ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, और इसे ले लेते हैं पी क्यू। अब मान लो मैं पी क्यू रेखा को उठाता हूं और एक्स वाई रेखा के ऊपर रखता हूं। मैंने क्या करा, मैंने जो हमारी पी क्यू रेखा थी इसे उठाया और एक्स वाई रेखा के ऊपर रख दिया। तो बच्चों अब आप देखोगे जो पी क्यू रेखा है वो एक्स वाई रेखा को पूरी तरीके से ढक नहीं पा रही है। ठीक है, ये बाहर वाली हमारी एक्स वाई रेखा थी, ये हमारी एक्स वाई थी और ये हमारी पी क्यू थी। तो आप देख सकते हो बच्चों जो आपकी पी क्यू रेखा है वो एक्स वाई रेखा को अच्छी तरीके से नहीं ढक पा रही है, पूरी तरीके से नहीं ढक पा रही है, यानी कि इन दोनों की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग हैं। तो बच्चों ऐसी रेखाएं कभी भी सर्वांगसम रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, सर्वांगसम रेखा होने के लिए उनकी लंबाइयां बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, दो रेखाएं तब सर्वांगसम होंगी जब उनकी बिल्कुल लंबाइयां बराबर होंगी। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ गए? यानी कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरीके से ढक लेगी तो वो आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। इस चीज का उदाहरण तुम ऐसे भी देख सकते हो। देखो भाई, मान लो ये है मेरे दो हाथ, ठीक, मैं इन्हें ऐसे लाया, एक दूसरे के ऊपर रखा, तो आप देख सकते हो बच्चों आपका जो प्रत्येक उंगली है उसने दूसरी वाली उंगली को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ढक लिया है। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि ये वाली उंगली हो गई,
तो ये इसके सर्वांग सम हो गई क्योंकि इसने इसे पूरी तरीके से ढक लिया। ऐसे ही इधर वाली उंगली हमारी इसके सर्वांग सम हो गई, क्यों? क्योंकि इसने इसे पूरी तरीके से ढक लिया। तो बच्चों वो रेखाएं जो कि एक दूसरे के बराबर होती हैं, लंबाई में बिल्कुल समान आकार की होती हैं, समान माप की होती हैं, सर्वांग सम रेखा कहलाती हैं। अब बच्चों सर्वांग सम रेखा के बाद हमारे पास आते हैं सर्वांग सम कोण। ठीक है, सर्वांग सम कोण अब ये भी समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होते हैं भाई सर्वांग सम कोण? तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, सर्वांग सम कोण तुम्हारे वो कोण होते हैं जैसे कि मान लो ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, इसमें हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। सर्वांग सम कोण बच्चों वो कोण होते हैं तुम्हारे जिनकी माप बराबर होती है, बात ही खत्म। ये हो गया मान लो 30 डिग्री। ठीक है, तुम्हारा ये मान लो हो गया तुम्हारा 55 डिग्री। ठीक, और ये हो गया फिर से 40 डिग्री। अब बच्चों देखो यहां पर जिन कोणों का आकार, जिन कोणों की माप बिल्कुल समान है वो तुम्हारे सर्वांग सम कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहां पर हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों की ही माप कितनी है बच्चों? 40 डिग्री है। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों की माप जो है 30 डिग्री और 55 डिग्री अलग अलग है। ठीक, तो जिन कोणों की माप बराबर होती है वो कोण आपके सर्वांग सम कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आप बच्चों ये चीज भी कह सकते हो कि जो रेखाएं सर्वांग सम होती हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं और जो कोण सर्वांग सम होते हैं उनके माप बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो दो कोण सर्वांग सम दे रखे हैं तो इसका मतलब है उन दोनों के जो माप है, जो मान है वो बिल्कुल बराबर होंगे। इस पॉइंट को याद रखना। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया कि सर्वांग सम कोण और सर्वांग सम रेखाएं क्या होती हैं। हमने अभी तक सर्वांग समता समझ लिया है, सर्वांग सम रेखा समझ लिया, सर्वांग सम कोण समझ लिया। अब सीधा हम चलेंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा क्या? सर्वांग सम त्रिभुज। चलो भाई, तो बच्चों देखो यार सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज आपके तब सर्वांग सम होते हैं, क्या बताया था? सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषा जब वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, जो आकार में समान हो, जो माप में समान हो, वही आपके सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो भाई सर्वांग सम त्रिभुज आपके वो त्रिभुज होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक ले। ठीक है, पूरी तरीके से ढक ले। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, और ये एक त्रिभुज है XYZ। मान लो मैं XYZ त्रिभुज को उठाता हूं और ABC त्रिभुज के ऊपर पूरी तरीके से रख देता हूं। अब आप देख सकते हो कि जो XYZ त्रिभुज था, जो हमारा XYZ त्रिभुज था, उसने ABC त्रिभुज को पूरी अच्छी तरीके से ढक लिया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि तुम्हारा XYZ त्रिभुज जो है, मतलब XYZ त्रिभुज जो है वो ABC त्रिभुज के बिल्कुल क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज XYZ के। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अब ये तो हो गई एक रफ भाषा। ठीक है, ये तो हो गई एक रफ भाषा कि ये मैंने कह दिया आप लोगों से कि जो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। लेकिन इसे कहने का मतलब क्या है, कारण क्या है? तो बच्चों मतलब ये है कि आपके वो त्रिभुज जिनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, वो त्रिभुज जिनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं वो आपके कौन से त्रिभुज कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक रहा है, तो जब आप इस त्रिभुज को इसके ऊपर उठाकर रखते हो तो जो भाग जिस भाग के ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो रेखा जिस रेखा के ऊपर आ रही है, जो कोण जिस कोण के ऊपर आ रहा है, जो शीर्ष जिस शीर्ष के ऊपर आ रहा है, अगर वो सारी चीजें बिल्कुल बराबर है तब आपका त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जैसे कि मान लो जब आप देखो, ध्यान से देखो, जब आप ABC त्रिभुज के ऊपर XYZ त्रिभुज लाकर रखते हो इस तरीके से, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपकी जो AB रेखा है इसके ऊपर XY रेखा आती है। देखो AB रेखा के ऊपर XY रेखा आएगी, है ना, ये आ गई। ठीक, सेम चीज अगर आप देखोगे आपकी जो BC रेखा है उसके ऊपर YZ रेखा आएगी, BC रेखा के ऊपर YZ रेखा आएगी। देखो जरा, ये आ गई।
ठीक। और सेम चीज आपका जो आपकी CA रेखा है इसके ऊपर आपकी ZX रेखा आएगी, ठीक है जी, आ गई। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो आपका जो शीर्ष A है उसके ऊपर शीर्ष X आएगा, ठीक है। शीर्ष B है उसके ऊपर शीर्ष Y आएगा, और जो शीर्ष C है उसके ऊपर आपका शीर्ष Z आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका एक त्रिभुज को उठाकर जब मैं दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखता हूं तो उसका जो भाग जिस भाग के ऊपर आता है वो उसका संगत भाग हो जाता है। जैसे कि आपकी यहां पर अगर मैं संगत भागों की बात करूं तो कौन कौन से भाग संगत होंगे? देखो भाई, हमारा सबसे पहली बात, आपकी जो शीर्ष A है वो शीर्ष X के संगत होगा, ठीक है। जो आपका शीर्ष B है वो आपका शीर्ष Y के संगत होगा, ठीक है। और जो बच्चों आपका शीर्ष C है वो शीर्ष Z के संगत होगा, ठीक है। तो जो भाग आपके संगत एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो संगत भाग होंगे। आपका AB रेखा XY के संगत होगी, BC रेखा YZ के संगत होगी, CA रेखा ZX के संगत होगी, ठीक है। आपका कोण BAC कोण YXZ के संगत होगा, ठीक है। कोण ABC आपका कोण XYZ के संगत होगा, और आपका कोण ACB आपके कोण XZY के संगत होगा। तो बच्चों अगर दो त्रिभुजों के सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बच्चों आप ये चीज यहां से भी निकाल सकते हो कि कौन सा भाग किसके संगत है। अगर आपको मान लो दे दिया जाए कि त्रिभुज ABC संगत है त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपका शीर्ष A शीर्ष X के सर्वांग सम है। जिस बिंदु की जगह पर जोन सा बिंदु आ रहा है वही आपके क्या हो जाएंगे, आपस में संगत होंगे। देखो B के संगत Y होगा और C के संगत Z होगा, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों, ठीक। सेम चीज हमने यहां पर भी करी थी, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो सर्वांगसम त्रिभुज तो हमें समझ में आ गए। इस पर बेस्ड एक छोटा सा उदाहरण है, एक एग्जांपल है, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो तुम्हारा जैसे कि यहां पर आ जाते हैं अभी, ये रहा भाई। तो बच्चों आपका यदि त्रिभुज ABC और PQR के सुमेलन में मतलब कि जब मिलाते हैं तो उसमें यह कहा गया कि ABC और RQP के अंतर्गत सर्वांग सम है, ठीक है। हमारा त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP के अंतर्गत सर्वांग सम है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत होंगे, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC के वो भाग लिखो जो कोण P के, कोण Q के और भुजा RP के संगत होंगे। अब बच्चों इसके लिए देखो हमें दोनों त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा A B C और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा कौन सा भाई, R Q P, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि आप इस स्थिति से भी बता सकते हो कौन सा भाग किसके संगत है। जैसे कि तुम्हारा जो बिंदु A है वो बिंदु R के संगत होगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा शीर्ष A है ये शीर्ष R के संगत होगा। मैं यहां से लगा देता हूं तुम्हारा ये डैश वाला निशान लगा देता हूं ताकि तुम लोग आराम से समझ सको, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा जो B है वो किसके संगत होगा, Q के संगत होगा। तो ये जो B है ये Q के संगत हो गया, और सेम जो तुम्हारा C है वो P के संगत होगा, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारे संगत भाग होंगे। अब देख लो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो पूछ रहा है P के संगत कौन सा है। तो भैया कोण P के संगत हमारा, कोण P के संगत कौन सा बिंदु है भाई, ये रहा हमारा बिंदु। कोण P के संगत कौन सा कोण है भाई, कोण C हमारा कोण P के संगत होगा। तो कोण P के संगत कोण C होगा,
दूसरा देखो भाई, इसके अलावा क्या कह रहा है भाई, कोण Q के संगत कौन सा भाग है, ये रहा कोण Q, इसके संगत कौन सा भाग है, ये रहा कोण B होगा हमारा, कोण Q के संगत कोण B होगा। और जो हमारी RP है, RP कहां है, ये रही, इसके संगत कौन सा भाग होगा भाई, देखो तो आपका P इसके संगत है और R इसके संगत है, तो भैया जो RP बनेगी वो किसके संगत होगी, हमारा CA के संगत होगी, सीधी सी बात है, RP संगत होगी CA के, हमारा काम हो गया। तो भैया RP संगत होगी CA के। अब बच्चों अगर आप चाहो तो ये चीज इसमें से भी बता सकते थे, देखो कोण P किसके संगत होगा, कोण C के, जो अपना एक दूसरे की जगह पर आ रहे हैं वो एक दूसरे के संगत है, कोण Q कोण B के संगत, और आपका जो RP है ये रहा RP, पहला और तीसरा वाला शब्द RP, तो यहां पर भी पहला और तीसरा वाला शब्द देख लो, पहला शब्द है A, तीसरा शब्द है C, तो AC RP के संगत होगा, छुट्टी, बात खत्म। इस तरीके से ही पता लगा सकते थे, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो ये थी आपकी सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज समझ में आ गया, ये उदाहरण भी सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है, जहां पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि सर्वांगसम रेखाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम कोण क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, जो इसका पार्ट 2 होगा बच्चों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए प्रतिबंध कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर 4 प्रतिबंध है, चारों को एक बारी में करेंगे, एक क्लास में चारों को समझेंगे, उसमें से प्रश्न जरूर आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, तो उसे जरूर कर लेना ध्यान से। अगली क्लास के लिए सबसे पहले तो आज की क्लास को तुम शेयर करोगे, ठीक है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को अगर सारी चीजें समझ में आई हैं, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात ये कि तुम लोगों को क्या करना है भाई, तुम लोगों को अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराने हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं लेकर आने वाला हूं आस्क मी एनीथिंग का पार्ट 2 जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं। तो आई होप आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अपनी अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों। मिलता हूं सीधा आपसे आपकी अगली क्लास में या अगले शॉर्ट्स में आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तब तक के लिए सभी बच्चों को टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच बच्चों।